हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। आज एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ जो कि हाल फिलहाल इस समय न्यूज़ में बहुत ही चल रहा है। अब इन बीते दिनों में अपने देश में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। एक तो हमारी देश की राजधानी दिल्ली में रेड फोर्ट के पास हुआ है, और अभी मेरे हिसाब से कल रात में या आज सुबह अर्ली मॉर्निंग कश्मीर में पुलिस स्टेशन में हुआ है। सवाल बहुत सारे हैं। क्या ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए हैं वो एक इशारा करते हैं बहुत बड़े टेरर अटैक की तरफ, कि आने वाले समय में ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि आपको पता है कि फ़िलहाल के समय में जो रिपोर्ट्स कहते हैं और जो पेपर पे है कि भारत जो देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में कहा जाता है कि इंडिया वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट इकोनॉमी में जाना जाएगा। तो उसी लिहाज से भारत के देश के दुश्मन भी बहुत बन रहे हैं। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो अल-कायदा हुआ, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हुआ, डे टू डे कुछ ना कुछ हमारी एजेंसीज़ को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये जो 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, क्या इनका कोई ना कोई कहीं न कहीं से इंटरलिंक है? और क्या ये आगे हमारे एजेंसी के लिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए ये आगे क्या रास्ते देता है कि अगर हम इसे एक टेम्पलेट की तरह यूज़ करें, तो क्या हम उस तह तक पहुंच सकते हैं कि ये जो मास्टरमाइंड इसमें चल रहा था, ये जो प्लानिंग चल रही थी, इसके पीछे किसका हाथ था? इस वीडियो में मैंने इसका टॉपिक दिया है अ वेब ऑफ टेरर, क्योंकि इतने कम अंतराल पे 2 ऐसे ब्लास्ट हुए। पहला रेड फोर्ट में, दूसरा कश्मीर ब्लास्ट में, और इन दोनों का इंटरलिंक जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल है उससे। 2 इंसिडेंट बहुत कम टाइम में। अब ये 2 इंसिडेंट में सबसे पहले दिल्ली में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी, जो एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, उसने एक बहुत ही बड़े टेरर अटैक जो प्लान हो रहा था उसको उन्होंने नाकाम किया। ठीक है, उसको ट्रेस आउट किया, नाकाम किया। उसी के बाद एक ट्रेजिक एक्सीडेंट होती है कश्मीर के पुलिस स्टेशन में। ठीक है, लेकिन इन दोनों का एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है? ठीक है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला जो इंसिडेंट है रेड फोर्ट ब्लास्ट। ठीक है, रेड फोर्ट के 500 मीटर की दूरी पे वो ब्लास्ट हुआ था एक कार के अंदर। ठीक है, जिसमें क्या पाया गया था? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईडी मिली थी जिसमें। ठीक है, और रेड फोर्ट के पास मिली थी जिसको न्यूट्रलाइज किया गया था। प्लानिंग बहुत ही हाई लेवल की थी, जिससे कि मास कैजुअलिटीज हो सकती थी। कैजुअलिटीज तो हुई हैं, लेकिन उस स्तर तक नहीं हो पाई जिसकी प्लानिंग चल रही थी। ठीक है, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज दिन रात कुछ ना कुछ प्रयास में हैं। इन सारी जो टेरर एक्टिविटीज़ चल रही हैं हमारे देश से जुड़े देशों में, या जो हमारे देश की एक तरीके से कामयाबी नहीं चाहता है, उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश हमेशा चलती है। ठीक है, यहाँ से दूसरा इंसिडेंट की अगर हम बात करें, जो दूसरे इंसिडेंट हुए वो है नौगाम ब्लास्ट। ये जगह जम्मू एंड कश्मीर में आती है। ठीक है, श्रीनगर में। वहां पे इसको नाम दिया गया ट्रेजेडी। क्यों कहा गया ट्रेजेडी? क्योंकि वहां के जो जम्मू एंड कश्मीर के जो डीजीपी हैं, उन्होंने कहा ये कोई टेरर अटैक या कुछ ऐसा ब्लास्ट नहीं था, ये एक एक्सीडेंट हुआ है। जो ये ब्लास्ट हुआ है वो एक एक्सीडेंट हुआ है। तो इसको समझते हैं। अनएक्सपेक्टेड पावरफुल एक्सप्लोजन अकर्ड एट द नौगाम पुलिस स्टेशन इन श्रीनगर। इसमें अभी तक ये कहा गया है 9 लोग की डेथ हो चुकी है।
30 लोग इंजर्ड हैं, ठीक है। इनिशियली कुछ कंफ्यूजन थी कि भाई ये ब्लास्ट कैसे हुआ, बाद में ये पता चला कि ये एक कहा जा रहा है कि इस जो एक्सप्लोजन वहाँ पे था, जिसको हम अमोनिया नाइट्रेट कहते हैं, वो वहाँ पे रखा हुआ था, जिसकी हैंडलिंग में कुछ चूक हुई और जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी ने कहा कि ये जो ब्लास्ट है वो एक एक्सीडेंटल है, इट गॉट ट्रिगर्ड ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ द सीज्ड एक्सप्लोजिव। इस पे गौर फरमाइएगा कि सीज्ड एक्सप्लोजिव की बात हो रही है, यहां पे सीज्ड एक्सप्लोजिव कहां का है। अब हम इस डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो ये नौगांव पुलिस स्टेशन में सेम वही एक्सप्लोजिव है, वो कोई रैंडम एक्सप्लोजिव नहीं है, वो सेम एक्सप्लोजिव है जो कि फरीदाबाद में पाया गया था। उसके सैंपल्स लेके आया गया था, उसको फॉरेंसिक लैब में चेक करने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए कि इस पर्टिकुलर मात्रा का जो एक्सप्लोजिव है ये कहीं और भी इसको यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसको ट्रेस आउट करने में। और आप जब इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि सेम एक्सप्लोजिव जम्मू एंड कश्मीर से भी एक जगह से सीज किए गए हैं। तो इसका लिंक यही था कि जो एक्सप्लोजिव मिले रेड फोर्ट के ब्लास्ट में, एंड जो एक्सप्लोजिव जो एक्सप्लोजिव यूज़ किए गए थे भारी मात्रा में, वो एक्सप्लोजिव फरीदाबाद से सीज किया गया था। उसके कुछ सैंपल्स को जम्मू एंड कश्मीर लेके आया गया था फॉरेंसिक लैब में चेक करने के लिए, और वहाँ जब उसको चेक किया गया, चेक करने में एक्सीडेंटली वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ क्योंकि उसकी हैंडलिंग अच्छी से नहीं हुई। तो जो कनेक्ट मिला है वो ये हुआ है, जो जैसा कि मैंने मेंशन किया कि एक्सीडेंटली जो नौगांव पुलिस स्टेशन में जो ब्लास्ट हुआ वो फरीदाबाद से पाया गया था, एंड इट इज द सेम ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड फोर्ट कार बॉम्ब। अगर हम इसको समझें कि ये एक तरीके से अभी तक एक नया तरीके का थ्रेट सामने आया है। पहले ये देखा जाता था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आप देखते होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का जब डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं चल रहा था, ना तो एजुकेशन थी, ना तो वहाँ पे कोई जॉब था, तो वहाँ के यूथ को भड़काया जाता था, और जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसमें रिक्रूट किया जाता था उन यूथ को, और उनसे इस तरीके के टेरर एक्टिविटीज़ को प्लान कराया जाता था। तो अब जो ये एक्टिविटी हुई है उससे हमको ये देखने को मिला है कि अब वाइट कॉलर टेरर स्टार्ट हो चुका है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी तक, इस इन्वेस्टिगेशन में हमें एक नया ट्रेंड रिवील हुआ है जिसमें एजुकेटेड वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स, जिसमें डॉक्टर्स, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जहाँ से जिसके घर से वो एक्सप्लोजिव सीज किए गए हैं वो डॉक्टर हैं। तो ये देखा गया है कि नए तरीके का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जिसमें वाइट कॉलर प्रोफेशंस के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और इसी को कनेक्ट करते हुए मेरा एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो डॉक्टर पकड़ाए हैं उसमें वो डॉक्टर किसी तरीके का केमिकल या किसी तरीके का ऐसा ड्रग प्रिपेयर कर रहे थे जिसको अगर मंदिरों के प्रसाद में यूज़ किया जाए, मंदिरों के पानियों में यूज़ किया जाए, तो उसमें अगर उसको कोई कंज्यूम करता है, कोई इंसान उसको कंज्यूम करता है, तो कुछ टाइम में कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो जाती है, और अगर पोस्टमार्टम भी हो तो भी पता नहीं चलता कि किस रीज़न के वजह से डेथ हुई है। रीज़न सिर्फ कार्डियक अरेस्ट आता। तो उस ड्रग का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस पॉइजन को यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। एजुकेटेड एंड रेडिकलाइज्ड, ये जो नेटवर्क है, जो नया टेरर नेटवर्क स्टार्ट हुआ है, वो एजुकेटेड लोगों को हायर कर रहा है, उन्हें रेडिकलाइज्ड कर रहा है ऑनलाइन, और एक नया चैलेंज प्रोवाइड कर रहा है टेरर प्रोफाइलिंग को काउंटर करने के लिए। इसमें अगर क्रॉस बॉर्डर लिंक की बात करें
सस्पेक्ट किया जा रहा है कि जो हमारे बॉर्डर से जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं और जो हैंडलर्स हैं वो इंडिया के बाहर, हमारी कंट्री के बाहर से, बॉर्डर कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं और इन सब इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। अगर हम चेन ऑफ इवेंट समझें तो सबसे पहले ये जो टेरर अटैक प्लान हुआ था रेड फोर्ट के पास, उसकी प्लॉटिंग की गई थी फरीदाबाद में, ठीक है। एनआईए जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है और जो हमारी पुलिस की मदद से उसको सस्पेक्ट किया गया, अरेस्ट हुए, मटेरियल सीज किया गया, सेम सैंपल्स को जम्मू एंड कश्मीर भेजा गया जिसके भी बात कर रहा था, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। जो जिस मॉड्यूल को यहाँ पे फरीदाबाद में सीज किया गया था, जैसा कि मैंने बताया कि जम्मू एंड, कुछ लोग का ये कहना है, कुछ जैसा कि हम कहते हैं सूत्रों से पता चला है कि कुछ सैंपल्स जम्मू एंड कश्मीर भेजे गए थे, ठीक है, टू फाइंड आउट, टू ट्रेस आउट कि इस तरीके के सैंपल्स अगर जम्मू एंड कश्मीर में हैं तो उसका भी पता चले। तो उसका पता चला, जम्मू एंड कश्मीर में भी सेम मॉड्यूल्स के जो अमोनियम नाइट्रेट हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में सीज किए गए और यहाँ पे स्टोर किया गया था। अब यार इस वीडियो में अभी एक आपको वीडियो देखने को मिलेगा कि अमोनियम नाइट्रेट से जब ब्लास्ट होता है वो ब्लास्ट कितना इम्पैक्टफुल होता है। आप इस वीडियो में देखिए। इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है अमोनियम नाइट्रेट से। और अमोनियम नाइट्रेट सिर्फ एक्सप्लोजन के लिए नहीं यूज़ किया जाता, अमोनियम नाइट्रेट के और भी यूज़ हैं, जैसे कि आप पहाड़ियों में देखते हैं वहाँ पे ब्लास्ट किए जाते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होता है, तो उसके कुछ बेनिफिशियल यूज़ भी हैं। लेकिन खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो कुछ शैतानियत ही सूझेगी, तो उसको टेरर में यूज़ किया जाता है मोस्टली टेरर अटैक्स में, ठीक है। जो एक्सीडेंट हुआ उसका कारण था कि हाईली वॉलेटाइल सीज मटेरियल था जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ और जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई। अब ये जो भी इंसिडेंट हुआ है इसका यूपीएससी से क्या नाता, ये समझने वाली बात है। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे GS3 इंटरनल सिक्योरिटी से इसका नाता है, ठीक है। लेकिन क्या है? सबसे पहला, ऐसे में भी पूछ सकता है और क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, चेंजिंग नेचर ऑफ टेरर, राइज ऑफ वाइट कॉलर एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स इन टेरर नेटवर्क्स एंड ऑनलाइन रेडिकुलेशन। इन टॉपिक्स को के रेफरेंस में प्रिपेयर करने चाहिए हमें। जो भी हुआ, देखो हमारे देश में या देश के बाहर जो भी इंसिडेंट होता है, हमें अभी तक ये मैप करना आ जाना चाहिए कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस से इसका क्या रिलेशन है। कोशिश हमारी भी ये रहती है कि हम उस तरीके से आपको इंटरलिंक करके समझाएं, ठीक है। इंटर स्टेट सिक्योरिटी लिंकेजेस की बात करें, वो भी देखने के वाली बात है कि जो टेरर मॉड्यूल्स ऑपरेट हो रहे हैं मल्टीपल स्टेट्स में, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो, जम्मू, इट नेसेसिटेट सीमलेस फेडरल स्टेट कोऑर्डिनेशन। GS2 का पार्ट भी आ गया इसमें, फेडरल स्टेट कोऑर्डिनेशन। कहने की बात यह है कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की में और भी कई मायनों में उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाने पड़ेंगे फॉर द सीमलेस कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है, उसके फंक्शन को उसका फंक्शन बहुत ही क्रिटिकल है यहाँ पे, ठीक है। और उनके जो भी काम करने का तरीका है, ऐसे सिचुएशन में कुछ रिफॉर्म्स डिमांड करता है, ठीक है, जिसमें कि इंटर स्टेट टेरर प्लॉट्स को प्लॉट्स को जानने के लिए, खोजने के लिए उसमें कुछ रिफॉर्म्स आए ताकि उनको वो पावर मिले कि, है ना, रेड टेपिज्म में ना फंस के रह जाए और उनको एक फ्रीडम मिले कि इंटर स्टेट जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो फ्रीली कर पाए। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ये भी आती है, जो पुलिस प्रोसीजर्स है, SOPs है, ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है देयर इज एन इमेंस रिस्क एंड नीड ऑफ स्ट्रिक्ट SOPs इन हैंडलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सीज्ड एक्सप्लोजिव्स, ठीक है। जो भी एक्सप्लोजिव सीज किया गया है उसकी
जिसके वजह से पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, और केयरलेसनेस कहिए या फिर जो भी ये जो ट्रेजेडी हुई है, जिस चीज़ की वजह से हुई है, यह हमें दर्शाता है कि हम ये जो एक्सप्लोजिव्स हैं उनको हैंडल करने की एक स्ट्रिक्ट एसओपीज़ हो, उस एसओपीज़ को फॉलो किया जाए, और उस एसओपीज़ के अंडर ही इतने हाईली वॉलेटाइल एक्सप्लोजिव्स को हम यूज़ करें। तो दीज आर दी सेगमेंट्स या दीज आर दी पॉइंट्स जो कि हमें इस इशू को एनालाइज करने पे मजबूर करता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मोस्टली सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू आता है, जो कि पेपर GS3 में है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो से ये कोशिश किया समझाने की कि ये जो पूरा इवेंट हुआ है रेड फोर्ट ब्लास्ट और जो कश्मीर में ब्लास्ट हुआ है, उसकी क्या, उसमें जो मेन जो लिंक पॉइंट है वो क्या है। एंड बहुत दुख की बात है कि आज के भी इस डेट में मतलब दुनिया में बहुत से डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च चल रहे हैं, हर देश एक पावरफुल देश बनने की कोशिश में है, और इस तरीके से जब टेरर अटैक्स प्लान होते हैं, लोगों की, मासूमों की जान जाती है, तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक देता है उस कंट्री को। और ख़ासकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि जिनके घर वालों, जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ होती है इन सब इंसिडेंट से, वो कभी इस चीज़ों से उबर नहीं पाते। इस वीडियो के माध्यम से आई होप आप इन सब इंसिडेंट्स की सीरियसनेस को समझेंगे, और हमारी कंट्री, हमारी देश या हमारा गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रहा होगा इसको इन्वेस्टिगेट करने का। जैसा कि हमने स्टेटमेंट्स सुने ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। गवर्नमेंट ने इसको टेरर अटैक ही बताया है, स्पेशली जो रेड फोर्ट का ब्लास्ट है। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें जिनकी जान गई है उनको जस्टिस मिले। बाकी इसी तरह के और वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।